हेलो, दिस इज संगम गुप्ता हियर। आज हम यूपीआरएल जेई सिविल के 2019 में हुए पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है और वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है उसका रेशियो क्या कहलाता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉइल का रेशियो कहलाता है हमारा वॉइड रेशियो। ओके, अब अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। परसेंटेज एयर कंटेंट। परसेंटेज एयर कंटेंट क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एन से, और ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ओके, नाउ वाटर कंटेंट क्या होता है। वाटर कंटेंट हम जानते हैं, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ओके, पोरोसिटी, पोरोसिटी को हम डिनोट करते हैं एन से, जहाँ पे एन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्पीड लिमिट साइन आर सर्कुलर इन शेप एंड हैव डैश बैकग्राउंड एंड डैश बॉर्डर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये पूछ रहा है जो स्पीड लिमिट साइंस होती हैं वो सर्कुलर होती हैं शेप में, उनका बैकग्राउंड कैसा होता है और जो बॉर्डर होता है वो किस कलर का होता है। तो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। आगे मैं यहाँ पे डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपको बस ये पता करना होगा कि ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस टाइप के साइन में आ रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया आपको, ये एक टाइप का मैंडेटरी साइन होता है, इसे रेगुलेटरी साइन भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आपसे रेगुलेटरी साइन भी पूछ सकता है और मैंडेटरी साइन भी पूछ सकता है। स्टॉप, गिव वे, नो एंट्री, स्पीड लिमिट, हॉर्न प्रोहिबिटेड, यू टर्न प्रोहिबिटेड, नो पार्किंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और ये मैंडेटरी साइंस के अंतर्गत आती हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंडेटरी साइन वो साइन होती हैं जिनका अवहेलना करना, जिन्हें न मानना अपराध माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि मैंडेटरी साइन दिखती कैसे हैं। ये सर्कुलर शेप की बनी होती हैं और वाइट कलर की इनका बैकग्राउंड होता है और जो रेड स्ट्रिप इनके चारों तरफ होता है। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन। और यहाँ पे जैसे हमें मिल गया वाइट बैकग्राउंड और रेड सर्कुलर स्ट्रिप, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो गया। अब हम आगे, यहाँ पर कुछ रेगुलेटरी साइंस आपको दिखाए गए हैं, उनको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये किसी भी आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब जो यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो गिव वे और जो स्टॉप का जो साइन होता है वो सर्कुलर भी होता है और मैक्सिमम प्लेसेस पे ये ऑक्टागोनल होता है, और जो गिव वे का साइन होता है वो कैसा होता है, वो ट्रायंगुलर होता है। बाकी जो सारे साइंस होते हैं वो सर्कुलर ही होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और ये स्पीड लिमिट एंड और पार्किंग प्रोहिबिटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप तैयार कर लें क्योंकि ये आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एट ड्रायर इन वार्निश। ओके, वार्निश में ड्रायर के रूप में कौन सा यूज होता है, क्या ये कोपल होता है या मास्टिक होता है, लिथार्ज होता है या फिर टर्पेंटाइन होता है। तो मैं बता दूं कि जो लिथार्ज होता है वो वार्निश में यूज होता है एज अ ड्रायर। ओके, एक्सप्लेनेशन हम आगे देख लेते हैं वार्निश का। वार्निश इज अ नियरली होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन ऑयल, एल्कोहल और टर्पेंटाइन। द टाइप ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रेजिन यूज्ड एंड गिवन इन टेबल this. The oil dries with time and other solvent evaporate, leaving behind the soil transparent resin film over the surface. Okay, for rapid drying dryers such as litharge, lead, acetate etc are used. तो यहाँ पे हमें पॉइंट हमारा मिल गया कि लिथार्ज कैसा यूज होता है, रैपिड ड्राइंग के लिए ड्रायर के रूप में यूज होता है। ओके, नाउ कुछ ऑप्शंस हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि कोपल एक रेजिन है, मास्टिक भी एक रेजिन है, और टर्पेंटाइन जो होता है वो वार्निश में एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज डिफाइनेड। तो हम जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या दिखाता है, डेंसिटी दिखाता है। ओके, अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि डेंसिटी इंडेक्स। ओके, तो डेंसिटी इंडेक्स क्या है, अगर हमारी सॉइल लूजेस्ट स्टेट में है तो उसका ई यानी वॉइड रेशियो सबसे मैक्सिमम होगा, और अगर हमारी डेंसेस्ट स्टेट में है तो उसका वॉइड रेशियो मिनिमम होगा। जो रिलेटिव डेंसिटी है यानी कि डेंसिटी इंडेक्स जो है वो किसी भी नेचुरल सॉइल का
स्टेट बताता है किसके रिस्पेक्ट में, ई मैक्स के रिस्पेक्ट में और ई मिनिमम के रिस्पेक्ट में। ओके, फॉर्मूला इसका होता है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, जहाँ पे जो ई है वो नेचुरल स्टेट में वॉइड रेशियो को बता रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसे 5 स्टेट में डिफाइन किया क्योंकि इसकी वैल्यू जो है, आईडी की वैल्यू जो है वो 0 से 100 वेरी करती है। ओके, इसमें 5 स्टेट में डिफाइन किया गया है, इनसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ओके, वेरी लो स्टेट है तो आईडी की वैल्यू 0 से 15 वेरी करेगी, लो स्टेट में 15 से 35, मीडियम में 35 से 65, हाई में 65 से 85 और वेरी हाई में 85 से 100। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the maximum water to cement ratio for M15 grade of concrete used in plain cement concrete work when the exposure condition is moderate? अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड याद रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं इसमें आगे वीडियो भी लेके आऊँगा आईएएस कोड में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में आप बैठते हैं तो वहाँ से आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, उसे करके ही आओगे। ओके, तो इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो प्लेन कंक्रीट के लिए पूछा है यहाँ पे। ओके, और मॉडरेट कंडीशन पूछा है। मॉडरेट कंडीशन में देख रहे हैं हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो M15 के लिए ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.6। ओके, नाउ हमारा क्या आंसर हो जाएगा 0.6। अब आप कृपा करके ये वाला जो टेबल है जो मैंने प्रोवाइड किया है ये पूरा टेबल तैयार कर लें ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन्हें गलत ना करके आओ। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following is not considered in unit rate analysis of an item of building? ये पूछना चाहता है किसी बिल्डिंग का अगर हम रेट एनालिसिस कर रहे हैं तो इसमें से क्या कंसीडर नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऑब्वियसली कंसीडर किया जाएगा 10%, परसेंटेज रेट ऑफ स्किल लेबर ऑब्वियसली किया जाएगा, इस ऑप्शन को छोड़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, प्रेजेंट रेट ऑफ मटेरियल, ऑब्वियसली रेट ऑफ मटेरियल के हिसाब से ही तो हम रेट एनालिसिस करेंगे ना। जो हमें एक ऑथेंटिक ऑप्शन मिल गया है वो मिल गया है थर्ड ऑप्शन, यही सही होगा। कंटीजेंसी एक्सपेंसेस, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कंटीजेंसी एक्सपेंसेस के बारे में। द टर्म कंटीजेंसीज इंडिकेट्स incidental expansion of miscellaneous character which cannot be classified under any distinct item subhead ये pertain to the work as whole। ओके, और ये 3% से 5% तक रखा जाता है। ओके, तो ये पॉइंट है कंटीजेंसीज के बारे में। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में सोच रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दूँ ताकि आपका एक क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ कुछ 4 या फिर 3 या फिर 2 ऐसे क्वेश्चन तैयार हो जाएं। इसलिए अगर मैं आपके लिए 20 की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ तो उसमें 20 नहीं आपके कम से कम 50 क्वेश्चन मैं पूरा करवा दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप वीडियो लगातार देखते रहें और जल्दी ही आप अपने आप में इंप्रूवमेंट जरूर पाएंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द इफेक्टिव डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो हमें पता है जो इफेक्टिव डायमीटर होता है वो क्या होता है, D10 से रिप्रेजेंट किया जाता है। D10 क्या है, D10 इज नथिंग बट साइज करस्पॉन्डिंग 10% पार्टिकल फ्रैक्शन less than given soil mass। Okay, now move to the next question. What is the minimum pitch distance according to IS 800/2007 if D is the bolt diameter? Okay, ये मिनिमम पिच पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि पिच क्या होता है। तो पिच जो होता है, अगर हम मानते हैं दो प्लेट हैं एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ी गई हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर बोल्ट लगाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे बोल्ट में लगा देता हूँ। ये जो है, ये लाइन जो है वो क्या दर्शा रही है, वो लाइन दर्शा रही है हमारी रिवेट लाइन। ओके, नाउ रिवेट लाइन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस लगता है, जैसे इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है तो इसके पैरेलल वाले डायरेक्शन को हम बोलेंगे रिवेट लाइन। रिवेट लाइन वो लाइन होती है जिसपे रिवेट लाई किया जाता है, ठीक है, रिवेट लगाया जाता है जिसपे। तो रिवेट लाइन पर दो निकटतम रिवेटों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग पिच बोलते हैं। ओके, ना अब इसमें पूछा है कि मिनिमम पिच डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम पिच डिस्टेंस होनी चाहिए 2.5 t। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज, पूछ रहा है फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, S इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यानी किसी भी सॉइल सैंपल में जो वॉइड्स होते हैं उनमें कितना वाटर प्रेजेंट है ये दर्शाता है हमारा
डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, वो लाई करती है 0 से लेकर 100 तक। यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन को अगर हम एस से दर्शाएं तो एस की वैल्यू लाई करेगी 0 और 100 के बीच में। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग इवोपरेशन एंड सेटलेबल सॉलिड्स। ओके, तो जो इम्हॉफ कोन होता है वो एवोपरेशन और सेटलेबल सॉलिड्स का मेजरमेंट करने में काम आता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The device used to measure the pressure difference between 2 points in the same or difference pipe is known as। तो अगर हमारे पास दो डिफरेंट पाइप्स हैं और हमें इनमें प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, मान लेते हैं एक पाइप है ए और दूसरा पाइप है बी। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं। मान लीजिए कि जो प्रेशर हो ए में वो ज़्यादा हो बी से, तो और यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा गया है जिसकी डेंसिटी रो हो, तो ये सिस्टम कुछ इस तरीके का होगा। जो प्रेशर डिफरेंस होगा दोनों लिम्स में वो निकाला जाएगा इस हाइट एच के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिप्सम एडेड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज टू गेन कलर प्रॉपर्टीज, नहीं। टू इंक्रीज हीट हाइड्रेशन, नहीं, बिल्कुल नहीं। टू प्रोमोट फ्लैश सेट ऑफ सीमेंट, नहीं। टू प्रोलॉन्ग द सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम जिप्सम को ऐड कर देते हैं तो जो सेटिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When rapid hardening cement is tested for fineness in terms of specific surface by Blaine's air permeability test, as per IS, this the specific surface may not be less than। ओके, तो यहाँ पे किसके लिए पूछा है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए पूछा है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए जो फाइनेस होता है वो कम नहीं होना चाहिए, किससे? 325 मीटर स्क्वायर पर केजी से। ठीक है, या फिर इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, ये वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉमिनल मिक्स रेशियो ऑफ M10 कॉन्क्रीट ग्रेड इज। तो जो M10 कॉन्क्रीट ग्रेड होता है उसके लिए जो नॉमिनल मिक्स होता है वो होता है 1:3:6 का। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई वाटर ऑन सॉइल थ्रू विच इट परकोलेट्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो सॉइल सैंपल होता है, किसी सॉइल सैंपल में अगर हम ये सोचें कि वाटर परकोलेट हो रहा है वहाँ से, तो जो वाटर होता है वो अपने रास्ते में आने वाले जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके, तो उसी प्रेशर को जो होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सीपेज प्रेशर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन द हॉरिजेंटल कर्व। ठीक है, ऑफ रेडियस इतना, एक वैल्यू दे दिया। ठीक है, द डिजाइन स्पीड इज 50 km/s। ओके, द डिजाइन कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज दिस फुली डेवलप। ओके, नाउ अगर हमें इतनी वैल्यू दे दी गई है, अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे आर हमें दे दिया है, वी दे दिया है, एफ दे दिया है, तो हम यहाँ से अगर एफ जो है उसने लिख दिया कि फुली डेवलप हो रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.47। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं, सॉरी ये 0.47 नहीं 0.047 आएगा, बाई मिस्टेक 0.47 मैंने लिख दिया, सॉरी। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is used in soil classification? In soil classification, plasticity chart is used. Okay, this is the correct answer. Okay, these Prandtl chart, Newmark chart, Casagrande charts are not used in classification. Only plasticity charts used in soil classification. Okay, now move to the next question. In the diameter of sewer is 2 to 5 mm, the gradient required to generate a self-cleansing velocity ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड रनिंग हाफ फुल एज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा था इसका डिपार्टमेंट में जो पहला आंसर किया दिया था उसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट इसने चूज़ किया था, लेकिन जब रिवाइज आंसर किया आई उसमें नन ऑफ द एबव इसमें उसने बेनिफिशियल टू ऑल कर दिया था, यानी इसमें से कोई आंसर वो मैच नहीं कर रहा था, सबके लिए बेनिफिशियल कर दिया था। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज कॉल्ड।
तो जो डिफरेंस होता है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का वो कहलाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। हम इस क्वेश्चन में अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। श्रिंकेज इंडेक्स क्या है? जो हमारा प्लास्टिक लिमिट पर वाटर कंटेंट है और श्रिंकेज लिमिट पर वाटर कंटेंट है, उसका जो डिफरेंस होगा वो श्रिंकेज इंडेक्स बताएगा। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? जो लिक्विड लिमिट है उसमें से माइनस कर दें नेचुरल वाटर कंटेंट और डिवाइड कर दें जो हमारा आईपी है यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उससे, तो हमें मिल जाती है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अभी हमने पढ़ा था WL माइनस W, डेट इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और लिक्विडिटी इंडेक्स क्या है? अगर हम नेचुरल वाटर कंटेंट में से अगर हम जो हमारी प्लास्टिसिटी लिमिट है उसको माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं किससे? आईपी से या फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स से, तो हमें मिल जाएगा लिक्विडिटी इंडेक्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर IS 1172 whatever it is, वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे फॉर एवरेज डोमेस्टिक पर्पस इज। ये पूछ रहा है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, एवरेज डोमेस्टिक पर्पस के लिए पर कैपिटा पर डे की डिमांड कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। ओके, अगर हम इसमें ऐड कर दें इंडस्ट्रियल यूज़, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़ अगर हम ऐड कर दें तो इसमें 135 लीटर और ऐड हो जाएगा, यानी ये टोटल हो जाएगा 270 लीटर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली इन सॉइल सिस्टम, सॉइल इज कंसिडर्ड एज 5 फेज सिस्टम, 1 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम। ओके, तो सॉइल का हम देखते हैं सॉइल का सिस्टम क्या होता है। देखो सॉइल किससे मिलकर बनी? तो सॉइल में क्या क्या होता है? सॉइल में सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें सॉइल सॉलिड बोलते हैं, वाटर भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि सॉइल में कितने फेज हो सकते हैं? एक साथ सॉइल में 3 फेज हो सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करें, जैसे ये जो फेज़ मैंने बनाया है ये पार्सली सेचुरेटेड सॉइल का फेज़ है, इसमें वॉइड्स भी हैं, वाटर भी हैं और सॉइल सॉलिड भी हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो सॉइल हमारा होता है वो 3 फेज सिस्टम होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ वीडियो में गलती लगे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उसे सुधारने की, और ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू।